हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो आपको मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ऑफ एसएसडब्ल्यू कि एसएसडब्ल्यू क्या होता है। एंड अभी तक मतलब बहुत सारे लोगों को एसएसडब्ल्यू के बारे में फुल नॉलेज नहीं है। एसएसडब्ल्यू में हम कैसे जापान जाएं, ठीक है, टीआईटीपी क्या होता है, एसएसडब्ल्यू में क्या फ़र्क होता है, और हमारा इसमें क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, कितना टाइम लगेगा, और हमारी सैलरी वगैरह क्या होगी जापान में, और हम इस एसएसडब्ल्यू के लिए कंपनी कैसे सर्च करें। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी लिए थे। तो इन्हीं के बारे में मैं अभी ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। सो अभी की वाली जो वीडियो है ये है कि मतलब आप जब इंडिया में हो, ठीक है, या फिर कोई आप अदर कंट्री में हो, तो आपको एसएसडब्ल्यू के बारे में कितना नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो है। उसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, जिसमें कि अगर आप एसएसडब्ल्यू से जापान में आ गए हो तो आपको एसएसडब्ल्यू के बारे में क्या क्या और पता होना चाहिए। मतलब हमें, अगर हम एसएसडब्ल्यू में जॉब करना चाहते हैं या फिर हम जॉब कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसडब्ल्यू है क्या। सबसे पहले तो एसएसडब्ल्यू के बारे में बताना। तो एसएसडब्ल्यू एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर है। जैसे टीआईटीपी होता है वैसे ही एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर है। उसका मतलब जैसे आपको वर्ड से ही समझ में आता है कि आप स्पेसिफाइड हो, स्किल्ड भी हो, ठीक है, और आप मतलब जापान में काम कर रहे हो, ठीक है। एज अ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर आप जापान में काम करोगे। इसके बहुत सारी इसमें फील्ड होती है। नर्सिंग फील्ड होती है, एग्रीकल्चर फील्ड होती है, फूड एंड प्रोसेसिंग होती है, होटल एंड मैनेजमेंट होता है इसमें, एंड आपका ये जो मशीनरी का वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है। तो बहुत सारे इसमें फील्ड हैं। लेकिन अभी इंडिया में की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अभी लाइक नर्सिंग केयर ऑलरेडी है, एग्रीकल्चर भी है, एंड वो है फूड एंड ब्रेवरेजेस अभी आ रहा है, और होटल एंड मैनेजमेंट का भी मतलब ये बातें चल रही हैं। आप इन फील्ड में भी जापान में आ सकते हो। तो मतलब इंडिया वालों के लिए फील्ड्स बढ़ती जा रही है हमारे लिए, ठीक है। सो सबसे पहली बात है कि एसएसडब्ल्यू की मैंने बता दिया आपको कि एसएसडब्ल्यू होता क्या है, ठीक है। अब एसएसडब्ल्यू की क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको जेएलपी जैपनीज लेवल चाहिए। तो आपका बेसिक एक जैपनीज लेवल होना चाहिए कि मतलब आप जापान में आके आराम से बात कर सको। उसमें कितना लेवल होना चाहिए कि मतलब N5 होना चाहिए, N4 होना चाहिए, N3 होना चाहिए, N2 होना चाहिए। तो एक जो बेसिक लेवल है वैसे तो वो N5 होता है, लेकिन जब आप एसएसडब्ल्यू में आते हो और स्पेसिफाइड स्किल वर्कर में आते हो तो आपका एक बेसिक लेवल N4 होना चाहिए। वो भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो जेएलपीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास जेएलपीटी का सर्टिफिकेट नहीं है तो एक जो नया एग्जाम स्टार्ट हो चुका है वो जेएफटी, अगर आपके पास जेएलपीटी का नहीं है तो आपके पास जेएफटी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। जेएफटी के ऊपर मैंने बहुत सारी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि जेएफटी क्या है, आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या मेन इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन सारे के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा एसएसडब्ल्यू के भी ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन कमेंट में ना एसएसडब्ल्यू के ऊपर बार बार कमेंट आते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो क्वालिफिकेशन में मैंने आपको ये बता दिया कि N4 लेवल होना चाहिए, आपके पास जेएफटी होना चाहिए। और बात अब मतलब सर्टिफिकेट की नहीं है, आपको जापान में आना है, जापान में काम करना है, ठीक है, जापान के लोगों से कांटेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप मतलब अदर फील्ड में आते हो तो लाइक हर फील्ड में आपको एक मतलब अपना कांटेक्ट कम्युनिकेशन डेवलप करना है जैपनीज लोगों से। तो उसके लिए एक आपको बेसिक जैपनीज लेवल आना चाहिए। N4 लेवल की जैपनीज आपको अच्छी बोलनी आनी चाहिए। N3 है तो बहुत ज्यादा बेटर है आपके लिए, उनकी बातों को समझ पाओगे स्टार्टिंग से। अगर आपके पास N4 या N3 लेवल जैपनीज है तो आप जापान में अच्छे से काम कर सकते हो और उनकी बातों को समझ सकते हो। जिससे क्या होगा, अगर देखो आप N5 लेवल के ऊपर जापान में आते हो तो मतलब आपका लेवल बहुत डाउन होता है, तो उसमें जो आपका लेवल है ना वो ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगा देगा, क्योंकि आपको बहुत पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पहले N4 पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ ऐसा हो पाएगा। कि जैपनीज जो लोग हैं वो N3 N2 और ऊपर के जो वर्ड्स हैं, N3 N2 के वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं, जो उनकी नॉर्मल लैंग्वेज में भी वो बात करते हैं। तो N4 लेवल अगर आपका होगा तो आप N3 को थोड़ा सा पढ़ के और मतलब उनकी बातों को सुन के थोड़ा थोड़ा समझने लग जाओगे। अगर आपके पास N4 N3 लेवल है, N3 लेवल है तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड मतलब आप बहुत जल्दी अपनी जैपनीज को ग्रो अप कर लोगे। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपको यही चाहिए। उसके अलावा आपको
क्या फील्ड में जा रहे हो, आप नर्सिंग केयर में जा रहे हो, आप एग्रीकल्चर में जा रहे हो, आप मतलब ये होटल मैनेजमेंट में जा रहे हो, आप किसी भी सारी फील्ड में से किसी में भी जा रहे हो, उसका एक एग्जाम होता है इंडिया में, वो आप सभी को पता भी है। फील्ड का एग्जाम्स का अलग अलग है, किसी में 2 एग्जाम्स होते हैं, किसी में 3 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे वो एग्जाम क्रैक करने के बाद ही मतलब आप SSW के लिए मतलब क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब बात हम करते हैं कि मतलब एज क्या होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये है कि मतलब ऐसे SSW वीजा तो है ठीक है, लेकिन वर्किंग वीजा की तरह मतलब आप किसी भी एज में जा सकते हो, ठीक है। एज का भी इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है जापान गवर्नमेंट एज के लिए भी। अगर आप SSW के वीजा में जापान में आना चाहते हो तो जो जापान कंपनीज है वो जो मतलब यंग वर्कर्स हैं उनको ज्यादा सपोर्ट करती है, उनको ज्यादा हायर करती है। तो इसलिए आपकी एज भी जो है मतलब 20 के आसपास तो है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 21 से 30 जो एज लिमिट है वो 30 तक की है। अगर आप 30 एज तक के हैं, 38 भी मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है, अगर आप 28 27 अगर है यहाँ तक तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आप उससे यंग है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं SSW के लिए। हाँ, तो ये है SSW की एज लिमिट। उसके बाद का क्वेश्चंस है लोगों का कि भाई हमने N4 पास कर लिया है, हमारे पास उसका SSW के सर्टिफिकेट्स भी हैं, JFT भी है, लेकिन उसके बाद हमें मतलब कितना टाइम लगेगा जापान आने में, ठीक है। उनको ये है कि प्रॉपर हमें बताओ कि हमें कितना टाइम लग सकता है। तो देखो मैं आपको ये नहीं बता सकती मतलब 6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा, ऐसे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जब आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी कंपनी से कांटेक्ट करते हो, वो आपके लिए जापान में कंपनी सर्च करती है, ठीक है। अब जापान की कंपनियां आपका कंपनीज इंटरव्यू लेती है आपका, तो इंटरव्यूज में कितने इंटरव्यूज आप क्रैक करते हो, मतलब कहाँ पे आप सिलेक्ट होते हो, वो उसके ऊपर आपका टाइम कितना लगता है उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी का 1 महीने में इंटरव्यू मतलब एग्जाम दिया है, इंटरव्यू भी क्रैक हो गया तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। किसी का भाई मतलब कंपनीज उनको नहीं मिल रही है तो 2 महीने भी लग गए उनकी, मतलब जापान में कंपनी सर्च करने में 3 महीने भी लग गए, साल लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते टाइम का। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर आपको कोई कंपनी मिल चुकी है, आपने इंटरव्यू दे चुके हो, आप क्रैक हो चुका है और आपकी कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, आप साइन कर चुके हो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एंड वो जापान आ चुके हैं, तो उसके बाद ऑलमोस्ट आपका 3 से 5 महीने का टाइम लगता है। मैं कभी भी नहीं कहूंगी आपको कि पूरा ओनली प्रॉपर 3 महीने का ही टाइम लगता है। मैं आपको हमेशा यही बताना चाहूंगी मैं आपको कि आप 5 महीने लेके चलो। कभी ये मत सोचो कि मतलब बस 3 महीने में ही मेरा वीजा मतलब COE आ जाएगा और वीजा प्रोसेस करके मैं जापान पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। तो 5 महीने आप वेट करो कि भाई मुझे अभी मेरा प्रोसेस में गया है जापान इमिग्रेशन के पास, उसके बाद 5 महीने 4-4.5 महीने 5 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये है टाइम, उसके बाद आप जापान में आ सकते हो। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब SSW के बारे में, मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को नहीं आंसर दे सकती। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि सैलरी का सबको रहता है कि मतलब हमें TITP में सैलरी वेरीज करती है, क्योंकि वो आपकी जो ट्रेनिंग वाली कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी कंपनी टू कंपनी आपको डिपेंड करती है कितनी सैलरी मिलेगी, वो उनका मन होता है, ठीक है। एक बेसिक सैलरी भी होती है TITP की, मतलब बहुत कम होती है, वो तो लाइक 10 मान के अराउंड वहां से स्टार्ट होती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको 10 मान ही मिले, हमेशा सैलरी उससे ज्यादा मिलती है। हाँ, तो SSW का ये है कि मतलब आप एक फायदा भी, एडवांटेज भी मैं कहूंगी आपको। SSW का क्या है कि आप जापान में कहीं पे भी काम करो, मतलब एरिया कुछ भी हो, थोड़ा सा मतलब जैसे सिटी एरिया का और मतलब विलेज एरिया का आपको फर्क पड़ेगा। मतलब कंट्री साइड अगर आप जाते हो या फिर आप सिटी उसमें में वर्क करते हो तो क्या है कि मतलब आपकी सैलरी थोड़ी बहुत वेरी करेगी। नहीं तो जापान में आप कहीं पे भी हो, किसी भी फील्ड SSW में काम कर रहे, किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नर्सिंग में काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, आप SSW में किसी भी फील्ड में कहीं पर भी जापान में काम कर रहे हो, आपको सेम सैलरी मिलेगी। एंड जो सैलरी है वो जो जापान के न्यू वर्कर्स होते हैं उनके वर्कर्स की सेम सैलरी होती है,
मतलब अगर आप स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी और कंट्री से आ रहे हो, उसके अलावा जो जापान का कोई पर्सन है वो न्यूली हायर हुआ है उस कंपनी में विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आपको उनको वही सैलरी मिलती है जितनी आपको मिलती है, मतलब सेम सैलरी। अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि मतलब जैसे टीआईटीपी में आते हैं कंपनीज क्या अमाउंट लेती हैं और हमारे कितना खर्चा हो जाएगा एसएसडब्ल्यू में जापान आने में, जापान की लिविंग में। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपका एसएसडब्ल्यू में आने पे कितना खर्चा होगा, और मैं हमेशा सेम ही आंसर देती हूँ। आप उन वीडियोस को भी देखो कि आप एसएसडब्ल्यू में जब भी जापान आते हो तो वो आपकी इंडिया वाली कंपनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कंपनी जो है वो आपसे कितना अमाउंट ले रही है, क्योंकि काम आपका वो कर रही है। उसके अलावा आप फ्री में भी जापान आ सकते हो अगर आपके जापान में फैमिली फ्रेंड्स में से कोई जापान में है और वो आपका वीजा यहाँ से मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे इमिग्रेशन ब्यूरो में खुद जाके प्रोसेस करके आए तो ठीक है। अगर आप तो आप जापान फ्री में भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि आपको इंडिया की जो कंपनी है उसको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप इंडिया की किसी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और वो कंपनी जापान की किसी कंपनी से कांटेक्ट करके और फिर जापान में मतलब आपके लिए जॉब सर्च करती है, तो सब देखो एक डाउट और रहता है कि मतलब जापान वो इतने पैसे हमसे क्यों लेते हैं, कि जापान वाले कंपनी उनसे पैसे लेती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जापान की जो कंपनी होती है जो हमारे लिए जॉब सर्च करती है, वो कंपनी कभी भी किसी भी इंडियन से किसी कंट्री से पैसे नहीं लेती है। जो आप अमाउंट पे करते हो वो आप टोटल अपनी इंडिया वाली कंपनी को ही पे करते हो। इंडिया वाली कंपनी जो 1 रुपए भी जापान वाली कंपनी को नहीं देती है। जापान के लोगों को खुद, जैसे मतलब वो जितने लोग बाहर से बुला रहे हैं उनको उसके अलावा उसके लिए जापान गवर्नमेंट से खुद पैसे मिलते हैं। जो भी कंपनी है ना वहां से इनको पैसे मिलते हैं, मतलब जिस कंपनी में आप हायर होंगे वहां से पैसे मिलते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट भी कुछ इनको पैसे देती है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे जापान वाले भी ले रहे, क्योंकि 2-2 3-3 कंपनी आपके साथ काम कर रही है। इंडिया से आपको जापान लेके आने में बहुत हेल्प कर रही है, तो मतलब ओनली आप इंडिया वाली कंपनी को ही पैसे देके आते हो। तो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपसे 1 लाख रुपए लेती है, 1.5 लाख रुपए लेती है, वो उसका मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो मेरे पास बहुत बार आ रहे थे कि एसएसडब्ल्यू का मतलब ऐसे ऐसे क्या है। तो ये इतनी बात मैंने आपको बता दी है कि मतलब आप जब इंडिया में हो तो आपको एसएसडब्ल्यू का कितना पता होना चाहिए और ये सारी चीजें हो। उसके अलावा इस मतलब कि जापान में अगर आप एसएसडब्ल्यू में आ गए हो तो आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए एज फॉर योर काइंड नॉलेज। तो ये चीज के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि मतलब एसएसडब्ल्यू में जब आप जापान में आते हो और या फिर आप जापान में रह रहे हो, ठीक है, आपको जापान में रहने के ऊपर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी जापान में रहने की लिविंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके ऊपर एक बुक भी होती है जो मेरे पास, जो मुझे मिली थी, मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं आज हाँ ये बुक है, जब मैं जापान आई थी तब मुझे एक बुक मिली थी अपने जो मेरी जापान वाली कंपनी थी ना, हाँ उनसे मुझे ये बुक मिली थी, गाइड बुक ऑन लिविंग एंड वर्किंग। मतलब जापान में जब आप काम करते हो तो फिर आपको क्या क्या चीजें, मतलब आप वर्क कर रहे हो तो उसके बारे में इसमें सारी चीजें लिखी हुई है ये बुक। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जापान आता है तो उसको ये बुक मिलनी चाहिए हमेशा। जैसे आप माई नंबर कार्ड बनवाते हो, जापान में जो जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, एटीएम बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाओगे जापान, ठीक है, टैक्स क्या आपका क्या वो रहता है, रेसिडेंस कार्ड क्या होता है, ठीक है, अगर वो हो जाता है मतलब उसको रिन्यू कैसे करवाते हैं, मतलब किसी किस जगह पे उनके जो इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन नंबर्स हैं वो क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है विद एड्रेस के साथ साथ। आपको इसमें दिखेगा नहीं, प्लस आप सारी चीजें कैसे कर सकते, यहाँ पे लिंक भी दे रखे हैं इस बुक में ना, आप देखो, मतलब यहाँ पे स्कैन भी आप कर सकते हो यहाँ पे, और इसमें लिंक भी दे रखे हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो ये बुक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर भी ना, इसमें जो सारी चीजें लिखी हुई है इसके ऊपर भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। मतलब आप इस बुक को गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, आई थिंक सो। इसको हम बाद में इसके टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ, जिन लोगों को जो बिगनर्स हैं अभी जापानीज में, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी एसएसडब्ल्यू में, क्योंकि आप जापानीज
जापानीज फील्ड में आने के बाद बहुत जल्दी आप जापान में अगर आ सकते हो तो वो जापानीज मतलब SSW और TITP ही है। ऐसे ही मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वीडियो देखते हैं आप कमेंट करते हैं, एंड अगर आप मेरी वीडियो में हरे कृष्णा का कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। हरे कृष्णा।